आइए अब सुनते हैं अध्याय 3। शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी, पृष्ठ संख्या 12। आइए अब सुनते हैं पाठ। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में हम इसे देख सकते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसी पृष्ठ पर नीचे चित्र संख्या 3.1 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी की दोनों गतियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहली गति अंतर्जनित बल और उसके कारण होने वाले प्रभावों का वर्णन नीचे किया गया है, जो है आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। बहिर्जनित बल का वर्णन इस प्रकार से है: अपर्दन और निक्षेपण, दूसरा नदी या बहता जल, तीसरा पवन, चौथा समुद्री तरंग और पांचवां हिमनद। इसी पृष्ठ पर बाईं ओर दो बॉक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं। इसका वर्णन इस प्रकार से है: एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। दूसरे बॉक्स में शब्दावली दी हुई है और इसका शीर्षक है स्थल मंडलीय प्लेट। इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है: भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। पृष्ठ संख्या 13। पृष्ठ संख्या 13 में कई चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला चित्र 3.2 है और जिसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है: ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। और इस चित्र में ज्वालामुखी का एक चित्र है जिसमें बताया गया कि सबसे नीचे मेंटल है, उसके ऊपर पर्पटी, लावा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रहा है और जिसके द्वारा क्रेटर बनते हैं और निकास या वेंट भी इसमें दिखाया गया है। इसी पृष्ठ पर दो बॉक्स हैं। सबसे पहला बॉक्स, उसका शीर्षक है शब्द उत्पत्ति और इस समय देखें शब्द उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। एंडो अर्थात अंतः, एक्सो यानी बाह्य, जेनिक यानी उत्पत्ति और जेनिक शब्द से निकले हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। और इसी पृष्ठ पर दाहिनी ओर एक बॉक्स दिया गया है और जिस बॉक्स में कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिए गए हैं। आइए देखें इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है।
जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। अब सुनते हैं पाठ। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, जिसे चित्र संख्या 3.3 में दिखाया गया है। इसका वर्णन हम बाद में सुनेंगे। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी पृष्ठ पर इस समय चित्र संख्या 3.3 और इस चित्र संख्या में भूकंप का उद्गम केंद्र दिखाया गया है। इसका वर्णन इस प्रकार से है। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इस चित्र में उद्गम केंद्र दिखाया गया है। एक बॉक्स और इसी पृष्ठ पर दाहिनी ओर और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं, और इसका वर्णन इस प्रकार से है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली पी तरंगें अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें। दूसरी तरंग इस प्रकार से है एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, और तीसरी तरंग को कहते हैं एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। तो आपको यह करना है कि इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ संख्या 14। इस पृष्ठ संख्या 14 में कुछ चित्र दिए गए हैं और आइए सबसे पहले सुनते हैं इन चित्रों का ब्यौरा। पहला चित्र है चित्र संख्या 3.4 और इसमें गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश का चित्र दिखाया गया है। इसी चित्र के नीचे एक बॉक्स है और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं। आइए देखें ये क्या बताना चाहते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। नीचे एक चित्र है और ये भूकंप लेखी का चित्र है। पाठ सुनने से पहले एक बॉक्स और है और जिसमें भुज या गुजरात में हुए भूकंप के प्रभावों के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार से शीर्षक हैं। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। समाचार का दूसरा हिस्सा। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। न्यूज आइटम 3 भुज में निराशाजनक राहत, और इसका वर्णन इस प्रकार से है। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। न्यूज आइटम 4 इस प्रकार से कहता है भुज की तबाही, और इसमें इस प्रकार से लिखा है फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन तथा संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। एक न्यूज आइटम और शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। न्यूज आइटम 6 भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। इसी बॉक्स में न्यूज आइटम 7 को सुनेंगे और उसका शीर्षक है मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है।
और आइए अब सुनते हैं पाठ। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। इस पाठ के नीचे एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स का शीर्षक है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप संख्या 1। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। दूसरा क्रियाकलाप है कल्पना करें कि यदि स्कूल के समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। इसी के नीचे पृष्ठ संख्या 14 पर और एक बॉक्स और उसका शीर्षक है भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहां आश्रय लें? तो यहां बताया गया है कि सुरक्षित स्थान कौन कौन से हो सकते हैं और वो सुरक्षित स्थान हैं रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में। आगे बताया गया है कि कौन सी जगह सुरक्षित नहीं है और यहां पर कहा गया है इनसे दूर रहें, जैसे आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम। एक सलाह और दी गई है और वो सलाह है पहले से तैयार रहें। और इसमें कहा गया है अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। पृष्ठ संख्या 15। अब सुनते हैं पाठ। मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। और इसका चित्र हम देख सकते हैं चित्र संख्या 3.5 में। चित्र संख्या 3.5 में एक जल प्रपात का दृश्य दिखाया गया है और जिसमें चट्टानों के अलग अलग प्रकारों को भी दिखाया गया है। सबसे पहला है कठोर शैल और उसके बाद है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। अब सुनते हैं पाठ। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है जो हम चित्र संख्या 3.7 में देख सकते हैं।
पृष्ठ संख्या 15 पर ही एक बॉक्स दिया गया है जिसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। आइए देखते हैं हमें क्या जानना है। जानकारी है विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इसी बॉक्स में नीचे नियाग्रा जलप्रपात का चित्र है। चित्र संख्या 3.6 और इसमें बाढ़ के मैदान का चित्र दिया गया है। दिखाया गया है कि नदी बह रही है और उसके साथ साथ विसर्प बन रहे हैं। चाप झील का निर्माण हुआ और तटबंध भी बनते जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 16। पृष्ठ संख्या 16 में सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके देखें। आइए जरा देखें कि क्या करना है। तो यहां लिखा है विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती है। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 3.8 और जिसका शीर्षक है समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जिसमें दिखाया गया है कि तटीय मेहराब किस प्रकार से बनते हैं और समुद्री गुफा का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक चित्र और इसी पृष्ठ पर और उसके बाद हम पाठ सुनेंगे चित्र संख्या 3.9 और इसमें एक हिम नद का चित्र दिखाया गया है। और आइए अब सुनते हैं पाठ। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। इसके बारे में अभी अभी हमने चित्र 3.8 में सुना है। हमने हिमनद के चित्र के बारे भी सुना था जो चित्र संख्या 3.9 पर है। और अब सुनते हैं हिमनद किस प्रकार से कार्य करते हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पृष्ठ संख्या 17। पृष्ठ संख्या 17 में सबसे पहले चित्र 3.10 और इसमें बालू के टिब्बों का चित्र दिया गया है। यह एक रेगिस्तान का चित्र है जिसमें चलते हुए कुछ ऊंट भी दिखाए गए हैं और बालू के टीले दिखाए गए हैं कि वो किस प्रकार से रेत में विकसित होते हैं। आइए अब सुनते हैं पाठ। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं।
जो चित्र संख्या 3.10 में दिखाया गया है। हमने इस चित्र का विवरण अभी सुना था। पाठ सुनते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।